कुसुमपुर का छोटा सा गांव जो एक अजीब सी खामोशी में डूबा था। रमिया अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी थी, हाथ में एक टूटी सी चूड़ी पकड़े। उसकी आंखें दूर कहीं टिकी थी, शायद उस अतीत में जो अब सिर्फ यादों का बोझ था। 17 साल की रमिया को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो कितना कुछ सह चुकी थी। मां की मृत्यु, बाप का शराब में डूब जाना और फिर भाई का एक दिन अचानक गायब हो जाना। गांव वाले कहते थे वो शहर भाग गया, पर रमिया को यकीन था कि उसका भाई कहीं आसपास ही है। अचानक दूर से घंटियों की आवाज आई। रमिया ने चौंक कर सिर उठाया। गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा एक अनजान चेहरा था। लंबा कद, कंधे पर एक पुराना झोला और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो विश्वास भी जगाती थी और सवाल भी। वो आदमी मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर गांव की ओर बढ़ा। रमिया ने उसे देखा और उसका दिल धक से रह गया। उसकी आंखों में कुछ था जो उसे अपने भाई की याद दिला रहा था। कौन है ये? रमिया ने बुदबुदाया और अपने आप को रोक नहीं पाई। वो उठी और उस आदमी के पीछे चल पड़ी। गांव की गलियां संकरी थी और हर कदम पर मिट्टी उड़ रही थी। वो आदमी हवेली की ओर बढ़ रहा था। रमिया ने अपने कदम तेज किए, पर तभी उसकी चप्पल टूट गई। वो ठिठकी और उसी पल उस आदमी ने मुड़कर उसे देखा। क्या हुआ बहन? उसकी आवाज में गर्माहट थी, पर रमिया को उसकी आंखों में एक छिपा हुआ दर्द दिखा। कुछ नहीं, रमिया ने झिझकते हुए कहा। बस, आप कौन हैं? यहां पहले कभी नहीं देखा। वो हल्के से हंसा। मैं विश्वजीत, यहां कुछ दिन के लिए आया हूं। हवेली में ठहरूंगा। हवेली में? रमिया की भौहें सिकुड़ गई। वहां तो कोई नहीं रहता, सिर्फ साए और कहानियां। विश्वजीत ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और हवेली की ओर बढ़ गया। रमिया वहीं खड़ी रही। उसका मन सवालों से भारी था। हवेली में कोई क्यों रहने आएगा? वो जगह जहां गांव वाले दिन में भी जाने से डरते थे। कहते थे वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती है, जैसे कोई रो रहा हो। अगली सुबह गांव में हलचल थी। विश्वजीत ने हवेली के बाहर एक छोटा सा तख्त रखा और उस पर कुछ किताबें, दवाइयां और एक पुराना रेडियो रख दिया। गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे, कुछ उत्सुक, कुछ शक्की। ये क्या करने आए हो बाबू? बूढ़ा रामलाल, जो गांव का सबसे पुराना किसान था, ने अपनी लाठी टेकते हुए पूछा। मैं डॉक्टर हूं, विश्वजीत ने शांति से कहा। यहां गांव वालों की मदद करने आया हूं। मुफ्त में दवाइयां दूंगा और जो पढ़ना चाहे उसे पढ़ाऊंगा। मुफ्त? रामलाल ने भौहें चढ़ाई। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता बाबू। तुम्हारा क्या स्वार्थ है? विश्वजीत ने हंसकर बात टाल दी, पर रमिया, जो भीड़ के पीछे खड़ी थी, उसकी आंखों में एक चमक देख रही थी। वो चमक जो तब आती है जब कोई अपने दर्द को छिपाकर दूसरों के लिए कुछ करना चाहता है। उसी दोपहर रमिया ने हिम्मत जुटाकर हवेली का दरवाजा खटखटाया। विश्वजीत ने उसे देखकर चौंका। अरे तुम? आओ, अंदर आओ। हवेली का आंगन धूल से भरा था, पर दीवारों पर पुरानी तस्वीरें अभी भी टंगी थी। रमिया ने एक तस्वीर की ओर इशारा किया। ये कौन है? विश्वजीत का चेहरा एक पल को कठोर हो गया। पुराने लोग, इस हवेली के मालिक। और आप यहां क्यों आए? रमिया ने सीधे पूछ लिया। विश्वजीत ने एक गहरी सांस ली। कभी कभी इंसान को अपनी जड़ों को समझने के लिए वापस लौटना पड़ता है। रमिया को उसका जवाब अधूरा लगा, पर वो चुप रही। विश्वजीत ने उसे एक किताब थमाई। पढ़ती हो? थोड़ा बहुत, रमिया ने शर्माते हुए कहा। पहले भैया पढ़ाया करते थे। भैया? विश्वजीत की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी।
वो अब कहाँ है? रमिया का गला रूंध गया। पता नहीं, 2 साल पहले गायब हो गया। विश्वजीत ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखता रहा। उस पल में रमिया को लगा जैसे वो कुछ जानता हो। अगले कुछ दिन गांव में एक नई हलचल थी। विश्वजीत की दवाइयों ने कई बीमार लोगों को राहत दी। बच्चे उसके पास कहानियां सुनने आते और जवान लड़के उससे शहर की बातें पूछते। पर गांव के बड़े बूढ़ों को उसका आना पसंद नहीं था, खासकर ठाकुर साहब को, जो गांव के सबसे रसूखदार आदमी थे। एक शाम ठाकुर साहब ने गांव की पंचायत बुलाई। ये विश्वजीत कौन है? उन्होंने गरजते हुए पूछा। कहां से आया है? क्या चाहता है? हमारा गांव सालों से चैन में है और अब ये बाहरी आदमी यहां आकर हलचल मचा रहा है। वो तो दवाइयां दे रहा है, रामलाल ने धीरे से कहा। दवाइयां? ठाकुर साहब ने हंसकर तंज कसा। तुम्हें क्या पता रामलाल, ये दवाइयां जहर भी हो सकती है, या शायद ये कोई जासूस है। रमिया, जो पंचायत के बाहर खड़ी थी, ये सब सुन रही थी। उसका मन बेचैन था। उसे विश्वजीत पर भरोसा था, पर ठाकुर साहब की बातों ने उसे भी सोच में डाल दिया। उसी रात रमिया ने हवेली की ओर कदम बढ़ाए। चांद की रोशनी में हवेली और भी रहस्यमय लग रही थी। उसने खिड़की से झांका और चौंक गई। विश्वजीत एक पुरानी डायरी पढ़ रहा था और उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें थी। क्या छिपा रहे हो तुम? रमिया ने मन में सोचा। उसने दरवाजा खटखटाने का इरादा किया, पर तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी। कोई और था हवेली में। विश्वजीत, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, एक कड़क आवाज गूंजी। तुम्हें पता है, ये गांव तुम्हारा सच बर्दाश्त नहीं करेगा। रमिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आदमी कौन था और विश्वजीत का सच क्या था? उसने दीवार के पीछे छिपकर सुनने की कोशिश की, पर उसकी सांसें इतनी तेज थी कि उसे डर था कि कोई उसे सुन लेगा। मैं डरने वाला नहीं हूं, विश्वजीत ने जवाब दिया। मुझे जो करना है मैं करूंगा। इस गांव को सच का सामना करना ही होगा। रमिया के पैर कांप रहे थे। वो भागकर अपनी झोंपड़ी की ओर दौड़ी, पर उसका मन सवालों से भरा था। विश्वजीत कौन था? उसका भाई कहाँ था? और हवेली का वो पुराना सच क्या था जो गांव को बदलने वाला था? रमिया अपनी झोंपड़ी में लेटी थी, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। विश्वजीत की बातें, हवेली में सुनी उस अनजान आवाज और उस डायरी की झलक, सब कुछ उसके दिमाग में तूफान की तरह घूम रहा था। उसका दिल बार बार कह रहा था कि विश्वजीत का आना कोई साधारण बात नहीं, वो कुछ छिपा रहा था और उसका सच शायद रमिया के भाई से भी जुड़ा था। सुबह की पहली किरण के साथ रमिया उठ बैठी। उसने अपने टूटे फूटे सैंडल पहने और हवेली की ओर चल पड़ी। गांव की गलियां अभी सोई हुई थी। सिर्फ भिनसारे की आवाज और दूर कहीं गायों की रंभाट सुनाई दे रही थी। हवेली का दरवाजा खुला था और विश्वजीत आंगन में बैठा कुछ लिख रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था, जैसे रात भर जागा हो। रमिया ने हल्के से खांसा। विश्वजीत ने सिर उठाया और उसे देखकर मुस्कुराया। सुबह सुबह कुछ खास बात? हां, रमिया ने हिम्मत जुटाकर कहा। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। विश्वजीत ने अपनी कलम नीचे रखी और उसे गौर से देखा। बोलो, कल रात तुम हवेली में अकेले नहीं थे। रमिया ने सीधे आंखों में देखते हुए कहा। कौन था तुम्हारे साथ? और तुम बार बार सच की बात क्यों करते हो? क्या छिपा रहे हो? विश्वजीत का चेहरा एक पल को सख्त हो गया, फिर वो हल्के से हंसा। तुम जासूस बनने की सोच रही हो रमिया? ठीक है, मैं बताता हूं। हां, कल रात कोई मेरे पास आया था, गांव का ही एक आदमी, जो मुझसे कुछ पुरानी बातों पर चर्चा करने आया था। और सच तो यह है कि मैं यहां सिर्फ दवाइयां बांटने नहीं आया।
मैं इस गांव को बदलना चाहता हूं। बदलना? रमिया की भौहें सिकुड़ गई। कैसे? देखो रमिया, विश्वजीत ने गहरी सांस ली। ये गांव बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही उलझा हुआ है। यहां लोग बीमारियों से मर रहे हैं, अंधविश्वास में डूबे हैं, और सबसे बड़ी बात, यहां की जमीन और हवेली का एक पुराना सच है जिसे कोई जानना नहीं चाहता। रमिया का दिल जोर से धड़का। कैसा सच? विश्वजीत ने जवाब देने के बजाय उसे अंदर बुलाया। हवेली की दीवारों पर टंगी तस्वीरें अब और भी रहस्यमयी लग रही थी। उसने एक पुरानी अलमारी खोली और उसमें से एक मोटी सी डायरी निकाली। ये पढ़ो, शायद तुम्हें कुछ समझ आए। रमिया ने डायरी खोली। उसकी लिखावट पुरानी थी और पन्ने पीले पड़ चुके थे। पहला पन्ना पढ़ते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसमें लिखा था, कुसुमपुर की जमीन खून से सनी है। जो लोग हवेली के मालिक थे, उन्होंने इस गांव को लूटा और उनका सच आज भी हवेली की दीवारों में कैद है। ये क्या है? रमिया की आवाज कांप रही थी। ये हवेली के आखिरी मालिक की डायरी है, विश्वजीत ने कहा। उसने लिखा है कि कैसे इस गांव की जमीन को हड़पने के लिए कई बेगुनाहों की जान ली गई और उसका एक हिस्सा आज भी ठाकुर साहब के पास है। ठाकुर साहब? रमिया ने चौंक कर पूछा। वो तो गांव के सबसे बड़े आदमी हैं। हां, विश्वजीत ने कड़वाहट भरे स्वर में कहा, और यही वजह है कि वो मुझे यहां नहीं चाहते। मैं उनके सच को बाहर लाना चाहता हूं। रमिया का दिमाग घूम रहा था। उसे अपने भाई की याद आई। उसने डायरी को और पलटा और एक पन्ने पर उसका नाम देखकर उसका दिल रुक सा गया। रामू, रमिया का भाई, उसने सच जान लिया था। उसे चुप कराना पड़ा। ये क्या है? रमिया की आंखें भर आई। मेरा भाई। उसे क्या हुआ? विश्वजीत ने उसका कंधा थपथपाया। रमिया, शांत हो जाओ। मुझे भी पूरी बात नहीं पता, पर मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारे भाई का सच ढूंढूंगा। रमिया की आंखों में आंसू थे, पर उनमें एक नया जज्बा भी था। उसने डायरी विश्वजीत को थमाई और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो भी सच है, उसे बाहर लाना है। उसी दोपहर गांव में एक नई अफवाह फैल गई। ठाकुर साहब ने गांव वालों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि विश्वजीत एक बाहरी आदमी है जो गांव की शांति भंग करना चाहता है। उसे यहां से भगाना होगा। उन्होंने गरजते हुए कहा, वरना ये हमारी जमीन, हमारा सम्मान सब छीन लेगा। रामलाल ने हिम्मत करके पूछा, पर वो तो दवाइयां दे रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। उसने क्या गलत किया? तुम्हें क्या पता रामलाल, ठाकुर साहब ने तंज कसा। ये बाहरी लोग चालाक होते हैं। पहले भरोसा जीतते हैं, फिर सब लूट लेते हैं। रमिया, जो भीड़ के पीछे खड़ी थी, ये सब सुन रही थी। उसका खून खौल रहा था। उसे समझ आ गया था कि ठाकुर साहब डरे हुए थे। पर किस बात से? शाम को रमिया फिर हवेली पहुंची। विश्वजीत एक पुराने रेडियो को ठीक कर रहा था। उसने रमिया को देखकर मुस्कुराया। क्या हुआ? चेहरा लटका हुआ है। ठाकुर साहब तुम्हें गांव से भगाने की बात कर रहे हैं। रमिया ने बेचैनी से कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? विश्वजीत ने रेडियो बंद किया और उसकी ओर देखा। डर तो उस दिन खत्म हो गया जिस दिन मैंने इस गांव में कदम रखा। रमिया, सच कभी आसान नहीं होता, पर उसे छिपाने से ज्यादा नुकसान होता है। पर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? रमिया की आवाज में चिंता थी। विश्वजीत ने हल्के से हंसकर कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? फिर डरने की क्या बात? रमिया ने हामी भरी, पर उसका मन अभी भी बेचैन था। उस रात जब वो अपनी झोंपड़ी लौटी तो उसे एक पुराना पत्र मिला जो उसके भाई ने लिखा था। उसमें लिखा था, रमिया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो हवेली की सच्चाई को बाहर लाना।
ये गांव हमारा है और इसे बचाना है। रमिया की आंखें फिर से नम हो गई। उसने पत्र को सीने से लगाया और मन में ठान लिया कि वो विश्वजीत के साथ मिलकर सच को बाहर लाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह गांव में एक नया हंगामा हुआ। ठाकुर साहब के बेटे रघु ने विश्वजीत को हवेली के बाहर रोक लिया। तुम्हें लगता है तुम यहां आकर हमारी जमीन छीन लोगे? रघु ने गुस्से में कहा, यह हवेली हमारी है और इस गांव पर हमारा राज है। विश्वजीत ने शांत स्वर में जवाब दिया, रघु, मैं जमीन नहीं, सच चाहता हूं। और सच ये है कि ये हवेली तुम्हारी नहीं, इस गांव की है। रघु का चेहरा लाल हो गया। उसने विश्वजीत को धक्का देने की कोशिश की, पर तभी रमिया वहां पहुंच गई। रघु, हट जाओ, उसने चीख कर कहा। तुम्हें सच से इतनी दिक्कत क्यों है? रघु ने रमिया की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तू भी इस बाहरी के साथ मिल गई? ठीक है, देखते हैं तुम लोग कितने दिन टिकते हो। वो वहां से चला गया, पर रमिया और विश्वजीत दोनों जानते थे कि ये सिर्फ शुरुआत थी। ठाकुर साहब और उनके लोग अब कुछ भी कर सकते थे। उसी रात हवेली के पीछे एक अजीब सी हलचल हुई। रमिया, जो विश्वजीत को चेतावनी देने आई थी, ने देखा कि कुछ लोग हवेली के पास छिपे हुए थे। उनकी बातें सुनकर उसका खून जम गया। आज रात इस बाहरी को सबक सिखाना है, एक आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा। ठाकुर साहब का हुक्म है। रमिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे कुछ करना था और जल्दी करना था। उसने हवेली की ओर दौड़ लगाई, पर तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी। कोई हवेली के अंदर था और वो विश्वजीत नहीं था। विश्वजीत, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। एक ठंडी, खतरनाक आवाज गूंजी। इस गांव में तुम्हारा सच कोई नहीं सुनेगा। रमिया ने दीवार के पीछे छिपकर देखा। वो आदमी ठाकुर साहब का खास आदमी कालिया था। उसके हाथ में एक चाकू चमक रहा था। रमिया की सांसें रुक गई। उसे विश्वजीत को बचाना था, पर कैसे? रमिया दीवार के पीछे सांस रोके खड़ी थी। उसकी नजर कालिया पर थी, जिसके हाथ में चाकू चांदनी में चमक रहा था। विश्वजीत हवेली के भीतर था और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी जान पर बनाई थी। रमिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे कुछ करना था, और वो भी अभी। उसने जमीन पर पड़ा एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे पूरी ताकत से हवेली के पिछले हिस्से की ओर फेंका। पत्थर एक पुराने टीन के टुकड़े से टकराया और तेज आवाज गूंजी। कालिया चौंका। उसने इधर उधर देखा और चाकू पकड़े हुए उस दिशा में बढ़ा। रमिया ने मौका देखा और चुपके से हवेली के अंदर दाखिल हो गई। अंदर का माहौल और भी भारी था। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर चरमरा रही थी। रमिया ने विश्वजीत को पुकारने की कोशिश की, पर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। तभी उसे ऊपरी माले से एक हल्की सी आहट सुनाई दी। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगी, पर हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। हवेली की दीवारों पर टंगी तस्वीरों की आंखें मानो उसका पीछा कर रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसने विश्वजीत को देखा। वह एक पुराने कमरे में खड़ा था। उसके सामने एक तिजोरी खुली थी और उसके हाथ में कुछ कागजात थे। उसका चेहरा गंभीर था, जैसे उसने अभी अभी कोई भयानक राज खोज लिया हो। विश्वजीत, रमिया ने फुसफुसाते हुए कहा, कालिया यहां है, वो तुम्हें मारने आया है। विश्वजीत ने चौंक कर उसकी ओर देखा। कालिया यहां? उसने कागजात जल्दी से तिजोरी में रखे और रमिया की ओर बढ़ा। तुम यहां क्या कर रही हो? यह खतरनाक है, मैं तुम्हें बचाने आई हूं, रमिया ने दृढ़ स्वर में कहा। तुम जो सच ढूंढ रहे हो वो मेरा भी है, मेरे भाई का सच। विश्वजीत ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा
और फिर उसका चेहरा नरम पड़ गया। रमिया, तुम बहादुर हो, पर अभी हमें यहां से निकलना होगा। तभी नीचे से एक तेज आवाज आई। कालिया वापस आ गया था। विश्वजीत, बाहर निकल, वरना यह हवेली तुम्हारी कब्र बन जाएगी। उसकी आवाज में गुस्सा और खौफ दोनों थे। रमिया का शरीर कांप रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। कोई रास्ता होगा, उसने विश्वजीत से कहा। हवेली में कोई गुप्त रास्ता? विश्वजीत ने एक पल सोचा, फिर उसने दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर हटाई। उसके पीछे एक छोटा सा दरवाजा था जो धूल से ढका था। यह हवेली के पुराने मालिकों का गुप्त रास्ता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। चलो जल्दी। दोनों उस संकरे रास्ते में घुसे। अंदर अंधेरा था और हवा में सड़ांध की बू थी। रमिया को लगा कि वो किसी कब्र में उतर रही है, पर विश्वजीत का साथ उसे हिम्मत दे रहा था। रास्ता हवेली के नीचे एक पुराने तहखाने में खुला, जहां पुराने बक्से और टूटी फूटी मूर्तियां बिखरी पड़ी थी। ये क्या जगह है? रमिया ने कांपते स्वर में पूछा। हवेली का सबसे बड़ा राज, विश्वजीत ने जवाब दिया। यहां वो सबूत है जो ठाकुर साहब को बेनकाब कर सकते हैं। उसने एक बक्सा खोला जिसमें कुछ पुराने कागजात और एक छोटी सी मूर्ति थी। मूर्ति पर खून के धब्बे थे जो समय के साथ काले पड़ चुके थे। रमिया ने मूर्ति को छुआ और उसका दिल धक से रह गया। ये क्या है? ये उस बलिदान का सबूत है जो इस हवेली के मालिकों ने गांव की जमीन हड़पने के लिए दिया था, विश्वजीत ने गंभीर स्वर में कहा। और ठाकुर साहब का परिवार इसमें शामिल था। रमिया का दिमाग सुन्न हो गया। उसे अपने भाई की याद आई, उस डायरी का वो पन्ना जिसमें लिखा था कि रामू ने सच जान लिया था। क्या मेरे भाई को भी इसीलिए? उसकी आवाज टूट गई। विश्वजीत ने उसका कंधा थपथपाया। मुझे नहीं पता रमिया, पर मैं वादा करता हूं हम सच ढूंढ लेंगे। तभी तहखाने में एक आहट हुई। कालिया ने उन्हें ढूंढ लिया था। तुम लोग यहां छिपे हो? उसकी आवाज में एक ठंडी क्रूरता थी। अब कोई नहीं बचेगा। रमिया और विश्वजीत ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ हिम्मत थी। विश्वजीत ने एक पुराना लोहे का डंडा उठाया और रमिया को अपने पीछे खड़ा किया। तुम तैयार हो? उसने पूछा। रमिया ने हामी भरी, पर उसका दिल डर से कांप रहा था। कालिया धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। उसका चाकू अब और भी खतरनाक लग रहा था। ठाकुर साहब ने कहा था, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना। कालिया ने हंसते हुए कहा, पर मुझे नहीं पता था कि ये लड़की भी तुम्हारे साथ होगी। दो शिकार। रमिया का गुस्सा डर पर भारी पड़ गया। तुमने मेरे भाई को क्या किया? उसने चीख कर पूछा। कालिया ठाका मारकर हंसा। रामू? वो बहुत सवाल पूछता था। ठाकुर साहब ने उसे चुप करा दिया। रमिया का खून खौल उठा। उसने बिना सोचे एक पुराना बक्सा कालिया की ओर धकेल दिया। बक्सा कालिया के पैरों पर गिरा और वो संतुलन खोकर गिर पड़ा। विश्वजीत ने मौका देखा और डंडे से कालिया के हाथ पर वार किया। चाकू छिटक कर दूर जा गिरा। भागो! विश्वजीत ने रमिया का हाथ पकड़ा और उसे तहखाने के दूसरे रास्ते की ओर खींचा। दोनों किसी तरह हवेली से बाहर निकले और गंगा के किनारे की झाड़ियों में छिप गए। सांसें अभी भी तेज थी। रमिया की आंखों में आंसू थे, पर उनमें एक नया जज्बा भी था। कालिया ने कहा, मेरे भाई को ठाकुर साहब ने। उसकी आवाज कांप रही थी। विश्वजीत ने उसे शांत करने की कोशिश की। रमिया, हम अब और पीछे नहीं हटेंगे। कालिया ने जो कहा वो हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हमें गांव वालों को सच बताना होगा। पर ठाकुर साहब बहुत ताकतवर हैं। रमिया ने कहा, गांव वाले उनकी बात मानते हैं। सच ताकत से बड़ा होता है, विश्वजीत ने दृढ़ स्वर में कहा।
और तुम मेरे साथ हो। ये काफी है। अगली सुबह गांव में हंगामा मच गया। कालिया को हवेली में घायल पाया गया और उसने ठाकुर साहब को बता दिया कि विश्वजीत और रमिया ने उस पर हमला किया। ठाकुर साहब ने गांव की पंचायत बुलाई और ऐलान किया, विश्वजीत और रमिया अब गांव के दुश्मन हैं, उन्हें पकड़कर सजा दी जाएगी। रामलाल ने हिम्मत करके कहा, पर हमें सच तो पता चले। ठाकुर साहब, विश्वजीत ने क्या गलत किया? सच? ठाकुर साहब ने गुस्से में कहा, सच ये है कि वो हमारी जमीन छीनना चाहता है और रमिया उसकी मदद कर रही है। रमिया और विश्वजीत, जो गंगा के किनारे छिपे थे, ये सब सुन रहे थे। रमिया का मन टूट रहा था। गांव वाले हमें गलत समझ रहे हैं, उसने कहा। वक्त आएगा रमिया, विश्वजीत ने कहा। हमें बस एक मौका चाहिए। उसी दोपहर गांव में एक नया मेहमान आया। वो एक बूढ़ा साधु था, जिसके चेहरे पर समय की लकीरें थी और आंखों में एक अजीब सी गहराई। उसने मंदिर के पास डेरा डाला और गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, कुसुमपुर का सच अब छिप नहीं सकता। जो हवेली में हुआ वो गंगा की लहरों तक पहुंच चुका है। रमिया और विश्वजीत ने दूर से ये सब देखा। रमिया को साधु की बातों में कुछ ऐसा लगा जैसे वो सब कुछ जानता हो। क्या वो हमारी मदद करेगा? उसने विश्वजीत से पूछा। शायद, विश्वजीत ने जवाब दिया, पर हमें सावधान रहना होगा। ठाकुर साहब अब कुछ भी कर सकते हैं। उसी रात साधु ने रमिया और विश्वजीत को मंदिर के पीछे बुलाया। उसने एक पुराना लिफाफा विश्वजीत को थमाया। ये तुम्हारे लिए है, उसने कहा। इसमें वो सच है जो इस गांव को आजाद करेगा। विश्वजीत ने लिफाफा खोला और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसमें एक पत्र था और उसकी लिखावट रमिया को जानी पहचानी लगी। ये मेरे भाई की लिखावट है, उसने कांपते स्वर में कहा। पत्र में लिखा था, रमिया, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मैं शायद इस दुनिया में नहीं हूं, पर सच जिंदा है। हवेली की तिजोरी में एक कागज है जो ठाकुर साहब के अपराधों को बेनकाब करेगा। उसे बाहर लाओ। रमिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। रमिया ने पूछा, आप मेरे भाई को कैसे जानते हैं? साधु ने कहा, मैं उसका दोस्त हूं। मुझे ठाकुर की डर से साधु के भेष में आना पड़ा। विश्वजीत ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब पीछे नहीं हटना रमिया, ये तुम्हारे भाई की आखिरी इच्छा है। पर तभी मंदिर के बाहर एक आहट हुई। ठाकुर साहब के आदमी वहां पहुंच चुके थे। उन्हें पकड़ो, किसी ने चीखा। रमिया और विश्वजीत ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था सिवाय सच के लिए लड़ने के। गंगा की लहरें कुसुमपुर के किनारे पर चुपचाप टकरा रही थी, मानो वे भी उस रात की साजिश का हिस्सा हों। मंदिर के बाहर ठाकुर साहब के आदमियों की भीड़ थी। उनकी मशालों की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। रमिया और विश्वजीत मंदिर के पीछे साधु के साथ खड़े थे। उनके हाथ में वो पत्र था जो रामू ने अपनी आखिरी सांसों में लिखा था। रमिया की आंखें आंसुओं से भरी थी, पर उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। उसने मन में ठान लिया था कि आज सच को हर हाल में बाहर लाना है, चाहे उसकी कीमत जो भी हो। उन्हें पकड़ो, ठाकुर साहब की आवाज मंदिर के आंगन में गूंजी। वो बाहरी और वो लड़की गांव का नाश कर देंगे। विश्वजीत ने रमिया की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। रमिया, अब वक्त आ गया है। हमें गांव वालों को सच दिखाना होगा। पर कैसे? रमिया की आवाज में बेचैनी थी। वो लोग ठाकुर साहब की बात मानते हैं, हमें कोई नहीं सुनेगा। साधु, जो अब तक चुप था, ने धीरे से कहा, सच की ताकत उसकी आवाज में नहीं, उसके सबूत में होती है। तुम्हारे पास वो कागज है, उसे गांव वालों के सामने लाओ। विश्वजीत ने लिफाफे में रखे कागज को कसकर पकड़ा।
उसमें हवेली की तिजोरी से मिला वो दस्तावेज था जो ठाकुर साहब के परिवार के अपराधों को बेनकाब करता था। उसने रमिया का हाथ थामा और कहा, तुम तैयार हो? रमिया ने हामी भरी, पर उसका दिल अभी भी डर से कांप रहा था। तभी मंदिर का दरवाजा जोर से खुला और ठाकुर साहब का बेटा रघु अपने आदमियों के साथ अंदर घुस आया। अब कोई नहीं बचेगा, उसने गरजते हुए कहा। विश्वजीत, तुमने हमारा गांव बर्बाद करने की कोशिश की और तू, रमिया, अपने भाई की तरह मूर्ख बन गई। रमिया का गुस्सा भड़क उठा। मेरे भाई को तुमने मारा, उसने चीख कर कहा, और अब तुम सच को दबाने की कोशिश कर रहे हो। रघु हंसा, पर उसकी हंसी में एक खोखलापन था। सच, इस गांव को तुम्हारे सच की जरूरत नहीं। यहां हमारा राज है और हमेशा रहेगा। तभी साधु ने अपनी लाठी जमीन पर ठोंकी। उसकी आवाज शांत थी, पर इतनी गहरी कि सब ठहर गए। रघु, तुम्हारे पिता का राज खून और धोखे पर टिका है। गंगा सब देख रही है। आज वो सच बाहर आएगा। रघु ने साधु की ओर देखा और उसकी आंखों में एक पल के लिए खौफ दिखा, पर उसने खुद को संभाला और अपने आदमियों को इशारा किया, इन्हें पकड़ो। पर तभी मंदिर के बाहर से एक और हलचल हुई। गांव वाले, जो ठाकुर साहब के डर से चुप थे, अब मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। रामलाल सबसे आगे था। उसके पीछे गांव के और लोग थे। हमें सच चाहिए, रामलाल ने कहा। विश्वजीत ने हमारे बच्चों को दवाइयां दी, हमें पढ़ाया। वो गलत कैसे हो सकता है? ठाकुर साहब, जो अब तक मंदिर के बाहर खड़े थे, ने गुस्से में रामलाल की ओर देखा। चुप रह रामलाल, ये बाहरी तुम्हें बरगला रहा है। पर रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। हम सालों से आपके डर में जी रहे हैं ठाकुर साहब, पर अब नहीं। हमें सच पता करना है। विश्वजीत ने मौका देखा। वो मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ा और गांव वालों की ओर मुखातिब हुआ। कुसुमपुर के लोगों, मैं यहां तुम्हारा दुश्मन बनने नहीं आया। मैं यहां तुम्हारा हक वापस लाने आया हूं। ये हवेली, ये जमीन, ये सब तुम्हारा है। पर ठाकुर साहब के परिवार ने इसे खून और धोखे से हड़प लिया। गांव वालों में खुसर फुसर शुरू हो गई। ठाकुर साहब ने चीख कर कहा, झूठ, ये सब झूठ है। विश्वजीत ने कागज को ऊंचा उठाया। ये झूठ नहीं, सबूत है। इस हवेली के पुराने मालिकों ने गांव की जमीन हड़पने के लिए कई बेगुनाहों की जान ली और ठाकुर साहब का परिवार उस साजिश का हिस्सा था। रमिया ने आगे बढ़कर कहा, और मेरे भाई रामू ने ये सच जान लिया था, इसीलिए उसे चुप करा दिया गया। उसकी आवाज में दर्द था, पर उसमें एक ताकत भी थी जो गांव वालों के दिलों तक पहुंची। गांव वालों में सन्नाटा छा गया। कुछ की आंखें नम थी, कुछ के चेहरों पर गुस्सा। रामलाल ने आगे बढ़कर कहा, विश्वजीत, हमें वो कागज दिखाओ, हमें सच जानना है। विश्वजीत ने कागज रामलाल को थमाया। उसमें साफ लिखा था कि कैसे हवेली के मालिकों ने गांव की जमीन को हड़पने के लिए कई परिवारों को बर्बाद किया और ठाकुर साहब के दादा ने उस साजिश में मुख्य भूमिका निभाई थी। कागज में रामू का नाम भी था, जिसने उस सच को उजागर करने की कोशिश की थी। गांव वालों ने कागज पढ़ा और उनकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। ठाकुर साहब, ये सच है? एक जवान लड़के ने पूछा। ठाकुर साहब का चेहरा सफेद पड़ गया। ये सब जालसाजी है, उन्होंने हकलाते हुए कहा। पर गांव वाले अब उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। रमिया ने आगे बढ़कर कहा, मेरे भाई ने अपनी जान दी ताकि ये सच बाहर आए। क्या तुम सब अब भी चुप रहोगे? उसकी बात गांव वालों के दिलों में चुभ गई। रामलाल ने लाठी उठाई और कहा, ठाकुर साहब, अब बहुत हुआ। इस गांव का हक हमें वापस चाहिए। रघु ने अपने आदमियों को इशारा किया, पर गांव वाले अब
उनके खिलाफ खड़े थे। एक छोटी सी झड़प हुई जिसमें रघु और उसके आदमी पीछे हटने को मजबूर हुए। ठाकुर साहब ने देखा कि अब उनका कोई साथ नहीं दे रहा। वो मंदिर के बाहर खड़े थे। उनका चेहरा गुस्से और हार से भरा था। तुम लोग पछताओगे, उन्होंने चीख कर कहा और अपने आदमियों के साथ गांव से बाहर की ओर बढ़ गए। गांव वालों ने राहत की सांस ली, पर रमिया का मन अभी भी भारी था। उसने विश्वजीत की ओर देखा और कहा, मेरे भाई का सच तो बाहर आ गया, पर उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता। विश्वजीत ने उसका कंधा थपथपाया। रमिया, तुमने अपने भाई का सपना पूरा किया। वो जहां भी है तुम पर गर्व कर रहा होगा। साधु ने पास आकर कहा, इस गांव का सच अब आजाद है, पर अभी बहुत काम बाकी है। ये हवेली, ये जमीन अब गांव वालों की है। इसे संभालो। गांव वाले अब एकजुट थे और ठाकुर साहब का डर उनके दिलों से निकल चुका था। एक शाम रमिया गंगा के किनारे बैठी थी। उसके हाथ में रामू का वो पत्र था। उसने उसे एक बार फिर पढ़ा और फिर धीरे से गंगा की लहरों में बहा दिया। भैया, तुम्हारा सच अब गांव का सच है, उसने बुदबुदाया। विश्वजीत पास आकर बैठा। क्या सोच रही हो? रमिया ने मुस्कुराकर कहा, सोच रही हूं कि सच कितना मुश्किल होता है, पर कितना सुंदर भी। विश्वजीत ने हामी भरी। और अब इस गांव का भविष्य भी उतना ही सुंदर होगा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल आओ सुनाओ को सब्सक्राइब करें।